नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू द प्लान बी शो। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष सिन्हा जी। आशीष सिन्हा जी, नमस्कार। आशीष सिन्हा इज सीनियर एसोसिएट एडिटर विद बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड। आशीष, आपको क्या लगता है, पहली बात मतलब दो टूक सवाल, सीधा सीधा एक सवाल, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते इस साल तो आप क्या करते गवर्नमेंट के, मतलब मिडिल क्लास के लिए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कोविड का दौर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट एन ऑल टाइम हाई, middle class is already suffering through a lot of problems, be it income generation, be it meeting with their daily demands. There are a lot of things which have changed over the last 1 year. बिल्कुल. So what are you expecting from the government to do this year? Or in case if you can answer this question like a finance minister yourself. So as you said, if I were in the shoes of finance minister, बहुत ही मुश्किल जगह है आज के दौर में, considering whatever the whole world has gone through. जीडीपी की रिकॉर्ड डिक्लाइन 40-45 साल में, ये पहला क्वार्टर, उससे थोड़ा रिकवर हुआ दूसरा क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर के आंकड़े आने बाकी हैं। तो बेसिकली सरकार और वित्त मंत्री, स्पेशली वित्त मंत्रालय के लिए एक बहुत ही मुश्किल स्थिति आने वाली है, बिकॉज यूनियन बजट है क्या? व्हाट इज दिस यूनियन बजट होल अबाउट? दिस होल यूनियन बजट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ इनकम generated, revenue and deployment of that money in various sectors by the central government. Then as we are a federal society, every state government also has an occasion to present budget for their respective states. Now, it is that income side which has undergone severe impact because of COVID. Tax collection, the biggest thing. See, बजट पे होता है, आमदनी पे होता है और खर्च पे होता है। आमदनी सरकार की आती है टैक्स रेवेन्यू से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। टैक्स रेवेन्यू सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, मतलब आपका कहने का? जी, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है और नॉन टैक्स रेवेन्यू। मोटा मोटा ये तीन हेड्स होते हैं जिससे आमदनी जनरेट होती है। और इन तीनों हेड में काफी इम्पैक्ट पड़ा है, डेंट पड़ा है, बिकॉज टैक्स कलेक्शन गिरे हैं, इन लोगों की नौकरी गई है, इनकम पे इम्पैक्ट किया है, तो टैक्स पे भी इम्पैक्ट आया है। और अगर आप पिछले साल 1 फरवरी, जब कोविड इंडिया में नहीं आया था लेकिन शुरू हो गया था, तब जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, तब एक प्रोजेक्शन देती है। देखो, बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक तो पिछले गए साल में क्या जनरेट हुआ, क्या कलेक्ट हुआ और कहाँ उससे पिछले साल के बजट डिप्लॉय हुआ है। तो पिछले साल 1 फरवरी को उन्होंने बजट पेश करते हुए यही कहा था कि करीब हम लोगों ने 27 लाख, मोटा नंबर दूंगा मैं, डेसिमल्स पे नहीं जाऊंगा, करीब 27 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था देश ने। और आगे अगले साल के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्शन किया था, ये बढ़ के करीब 21 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। श्योर। हम और आप जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास वही क्लास है जो पर्सनल इनकम टैक्स देता है, जिसकी तनख्वाह में से टैक्स पहले ही कट जाता है और वो सरकार के खाते में जाता है। इसका कंपोनेंट करीब पिछले साल था 5.5 लाख करोड़। तो देख लीजिए, अगर पूरी किटी अगर हमारे पास 27 लाख करोड़ की है तो 5.5 लाख करोड़ इनकम टैक्स से जनरेट होता है। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि वो उसके फिगर्स कम होंगे, नीचे जाएगा। दिसंबर खत्म होने तक जो लेटेस्ट आंकड़े हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के, कि करीब 3.5 करोड़ टैक्स पेयर्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। जनवरी तक ये आंकड़ा शायद 5 करोड़ के आसपास है। लेकिन और ओवरऑल जो हाईएस्ट अब तक कलेक्शन रहा है, जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, तब ये बढ़ के हाईएस्ट 8 करोड़ पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स थे पहले। तो 5 करोड़ लोग देते हैं टैक्स। दिस डज नॉट मीन 5 करोड़ लोग आईटी रिटर्न्स फाइल करते हैं। इसमें से कई आईटी रिटर्न, कई करोड़ होते हैं वो जीरो या नील इनकम पे होते हैं। तो एक्चुअली टैक्स देने वाले लोग वैसे ही एक स्मॉल सेट है। इनकम टैक्स ओवरऑल टैक्स कलेक्शन का एक सबसेट है, उसके अंदर आईटी रिटर्न फाइल करने वाले लोग की एक तरह उससे छोटा एक सबसेट है जो एक्चुअल टैक्स देता है। तो मोटी अगर मैं आपकी बात समझूं तो सरकार के पास इस बार आमदनी कम है, तो दे डू नॉट हैव मच स्कोप ऑफ एक्सपेंडिचर, इफ आई राइटली अंडरस्टैंड आशीष जी, राइट? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हम और आप बार बार सुनेंगे जब यूनियन टैक्स के बारे में, बजट के बारे में जब बातचीत होगी, वो एक फिस्कल डेफिसिट है। सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का जो गैप है
जो पिछले साल 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ था तो ये करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास था। इतना एक्स्ट्रा ऊपर गया हुआ है हमारा खर्च, हमारी आमदनी नीचे है। अभी जो लेटेस्ट डेटा जो पब्लिक डोमेन में, द लेटेस्ट फिगर्स which says that by the end of November 2020, which is like 3 months ago, the central government's fiscal deficit has gone up to almost 11 lakh crore. It's 10.75 lakh crore. कहाँ 3.5 लाख करोड़, कहाँ 10.5 पौने 11 लाख करोड़। तो ऐसे स्थिति में जो पहला सवाल था आपका कि अगर मैं वित्त मंत्री होता तो हमारे कागज जो हैं, आंकड़े जो हैं, वो बहुत ही बुरी स्थिति बयान कर रहे हैं। तो आप इसमें कहाँ आप स्पेस जनरेट करेंगे कि आप लोगों को टैक्स भी कम कर दें, रिलीफ भी दे दें, अगला साल को कैसे चलाना है, ये सारे सवाल बेसिकली एड्रेस करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। श्योर। गोइंग बाय द डेटा, देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हेडरूम फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर टू डोल आउट incentives, dole out relaxations, exemptions to the middle class taxpayer, which is the income tax, personal income tax. So where does it leave us, Ashish ji? I mean, most economists, जो भी last Friday को जो meeting हुई थी Prime Minister Economic Advisory Council की, and a lot of course economists in the country, most economists did agree that इस साल government को fiscal worries aside रखनी चाहिए. They should not be worried about fiscal deficit. And at the same time, अगर आपको याद होगा interim budget शायद जो 2019 का, उसमें government had proposed a rebate on all payable taxes. If an individual's taxable income is up to 5 lakh, but it kept the basic exemption levels unchanged. So, yes. Do you think कि इस साल there will be some exemption जो levels है, जो उनमें कुछ संशोधन की जरूरत हो सकती है या फिर संशोधन की उम्मीद है? नहीं, पब्लिक तो ये बिल्कुल आम आदमी का एक्सपेक्ट करना कि उनको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, ये गलत नहीं है, क्योंकि पिछले 3 या 4 जब से एनडीए सरकार आई है, इसके पिछले 4 सालों में टैक्स स्लैब्स में बहुत छेड़खानी नहीं हुई है। राइट। तो अभी तक जैसे है कि पर्सनल इनकम टैक्स में आप 2.5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं बनता है, 2.5 से 5 लाख तक में 5% टैक्स बनता है, और उसके ऊपर फिर 20%, और उसके बाद 30 लाख से ऊपर की आमदनी में 30% टैक्स लगता है। ये बहुत देर तक छड़ा नहीं गया है। दूसरी चीज जो जहां पे एक गुंजाइश है, जहां पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आप एक आदमी, एक सैलरीड क्लास अगर एक लोन के लिए अप्लाई करता है घर खरीदने के लिए, तो उसको कुछ रिबेट दी जाती है सरकार की तरफ से, टू एनकरेज दैट मोर एंड मोर पीपल, इफ दे गेट इनटू दिस in the quest of owning their own house, thereby approaching banks for loans, they should get some kind of relief. That relief limit of 2 lakh rupees currently has been unchanged for past 4 years. And most of the developers and real estate experts are hoping, it is their wish list, that can government increase this exemption limit, say from 2 lakh to maybe minimum 3 lakh or maybe up to 5 lakh. And what is their logic and rationale? That the moment this goes up, owning your own house will become that much easier. Interest rates are already at a 15-year low. RBI has taken a number of steps in last year, whereby they have reduced the income, the bank rate, and in fact lowered it and then kept it untouched. So it is almost in like last so many years, आपको बहुत सस्ती दरों पे आपके होम लोन्स मिल जाएंगे। तो अगर ये एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ती है तो इससे मिडिल क्लास में या जो लोग फ्रिंजेस में बैठे थे कि पैसे तो हैं, घर भी लेने का प्लान था, कोविड आ गया, अब हम कैसे ईएमआई देंगे, वो तबका एक इनकरेज होगा। तो ये विश लिस्ट है हमारे रियल एस्टेट में कि एटलीस्ट ये एग्जेम्पशन अगर 2 लाख से बढ़ा के 3 या 4 या 5 लाख कर दी जाती है, इससे क्या होगा, इकोनॉमी की साइकिल भी घूमेगी, आप कंस्ट्रक्शन हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगा, स्टील का डिमांड बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन होना शुरू होगा। उस फ्रंट में आरबीआई ने ऑलरेडी मेजर्स ले रखे हैं, जहां पे आप उनके डेट को रिस्ट्रक्चरिंग करा रहे हैं बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, और आप इस एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। और हम अपने व्यूअर्स को एक चीज बता दें कि जो आशीष जी बोल रहे हैं कि मकान लेने के लिए सरकार को या फिर घर लेने के लिए सरकार एंकरेज करेगी, होम लोन्स इजी बनाएगी, ये सिर्फ रियल एस्टेट की डिमांड नहीं है, दिस इज ऑल्सो वाइटल फॉर द डिमांड स्टिमुलेशन इन द इकोनॉमी। होता ऐसा है, एंड आशीष जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, the more number of people buy things in the economy, be it house,
बी इट ऑटो, बी इट लैपटॉप, बी इट मोबाइल फोन, बी इट वॉच। होता इससे ये है कि जैसे जैसे डिमांड स्टिमुलेट होती है इकोनॉमी में पैसा आता है, लिक्विडिटी बढ़ती है इकोनॉमी में, और उससे इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आती है। तो आशीष जी, अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें और उसको मिडिल क्लास के साथ एसोसिएट करें, तो जैसा कि आपने कहा कि होम लोन्स में सरकार की नजर होगी, दे माइट एनकरेज पीपल टू बाय more houses. Will the government also pay special heed, have the same consideration for auto demand to stimulate the auto demand? ऑटो लोन्स आसान बना, या फिर एजुकेशन लोन्स को थोड़ा सस्ता करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे खर्चा करें। मोटा मोटी बात यह है कि कैसे मिडिल क्लास को एनकरेज किया जाए डिमांड स्टिमुलेट करने के लिए। क्या उनको एक्स्ट्रा पैसे हाथ में देने चाहिए? व्हाट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू यू? बहुत इंपॉर्टेंट है टू नोट द फैक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर जीडीपी एंड ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इसका ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% ऑटो सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्रीज से लिंक्ड है। ऑटो इंडस्ट्रीज, गाड़ी का बनना, एंसिलरी इंडस्ट्रीज। अगर ऑटो सेक्टर आपका किसी भी एटलीस्ट विकासशील देश जैसे इंडिया में अगर बैठ जाता है, जो काफी दिनों से खराब चल रहा था, इसमें कोविड ने कोविड से पहले से चल रहा था बिल्कुल। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग वहां बूस्ट होती है तो उसका सीधा सीधा आप इकोनॉमी पे देखते हैं डिमांड। जैसे घर एक सेगमेंट था जिसके बढ़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोटिव सेगमेंट है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। और ऊपर से इंडिया इज ए कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% के कंजम्पशन से ड्राइव होता है। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है सरकार को, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आप आम आदमी के जेब में रखें। तो वो कैसे रख सकते हैं? या तो उसकी इनकम बढ़ सकती है या आप उसको इंसेंटिव दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा और यूके में 2 कंट्रीज जिनका जिक्र करना चाहूंगा। लॉकडाउन इकोनॉमी, वो विकसित देश है जरूर, हमारे से फर्क है बिल्कुल माना, हमारे से जीडीपी बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग है, ये भी फैक्ट है। बट सरकार ने क्या किया था, अगर आप इन आंकड़ों को साइड में रख दें तो लॉकडाउन में अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद एक मिनिमम अमाउंट उन्होंने अनाउंस कर दिया। हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं, ये फाइलिंग प्रोसीजर है, फाइल कीजिए, हम आपको कनाडियन गवर्नमेंट से $2,000 इन एवरी बैंक अकाउंट ऑफ एवरी कैनेडियन हु इज रजिस्टर्ड एज अ टैक्स पेयर। यूके गवर्नमेंट इज डूइंग द सेम थिंग। इनफैक्ट सेक्टर से उन्होंने सैलरी कट या अनएम्प्लॉयड लोगों के बिहाफ पे वो सैलरीज दे रही हैं। डेफिनेटली वो इसलिए कर रहे थे कि आपके पब्लिक के पास पैसा होगा तो कहीं तो खर्च करेंगे ना जाके, और जब वो खर्च करेंगे तो इंडस्ट्री चलती रहेगी। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। बहुत सारी आसार थे इन सब चीजों के होने के, बिल्कुल होने के बहुत सारे आसार थे। बहुत डिबेट थे कि जब 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि अब हम पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, तो यही अटकलें लग रही थी कि लोअर और माइग्रेंट और किसानों के तो जेब में जो डालेंगे, मिडिल क्लास के अमाउंट में क्या देंगे। उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बहुत बड़ी डिमांड थी, सारे होटल ठप हो गए, सारा ट्रैवल टूरिज्म बंद हो गया। एविएशन में हमारे देश में 650 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट थे, सारे ग्राउंडेड, सब कुछ ठप था। तो आप पैसे नहीं डालेंगे, ये सब कंट्रीज में हो रहा था, तो हम लोग ने सोचा हमारे यहाँ भी होगा, पर वो हुआ नहीं। और वो उसकी गुंजाइश क्या बजट में हो सकती है एड्रेस, किसी ना किसी तरह से सरकार को करना पड़ेगा। और 2-3 इसमें व्यूज हैं इकोनॉमिस्ट के। एक कह रहे हैं कि क्या 6 महीने के लिए हम टैक्स हॉलिडे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, जो 31 मार्च को खत्म होगा, क्या रिटेल टैक्स, मतलब डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं जी, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, कि अगर ये क्या सरकार ऐसा कुछ कर सकती है कि बोले कि ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका बहुत बुरा गया, उसमें आप 6-8 महीने बंद था, सब कुछ था, आप 6 महीने टैक्स मत दीजिए। एक बहुत ही पॉपुलिस्ट होगा, सेव भी हो सकता है, और इकोनॉमी हमारी इतनी खराब नहीं है जितनी आंकड़े दिखाए जाते हैं। सरकार अभी खर्च कर सकती है, फिस्कल डेफिसिट साइड में रख सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है, जो अटकलें लगा रहे हैं कुछ इकोनॉमिस्ट की 6 महीने दे दो, बोलो कि आप 6 महीने तक आपका फर्स्ट 6 मंथ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 2020 टेल टैक्सपेयर्स दैट यू डोंट पे टैक्स, दैट कैन बी सम काइंड ऑफ रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ, कि आपको सिर्फ गए हुए बाकी 6 महीने पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 1-2 सॉल्यूशन है या 1-2 तरीके हैं जो लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब सरकार कितना मानती है नहीं मानती है पता नहीं, पर जब आंकड़े देखते हैं आप कि 5.5 लाख करोड़ ही आप इनकम टैक्स से जनरेट कर पाते हैं, वो अगले साल और गिर जाएगा।
जब लोगों की इनकम ही नहीं होगी, जब वो फाइल करेंगे करंट वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। नहीं आशीष जी, एक बात और भी है कि जैसे इस बार बैंक्स की हालत बहुत खस्ता है, ठीक है ना। एनपीएस जो कि पिछले कई सालों से बढ़ रहे थे, कोविड टाइम में और भी ज्यादा लोग डिफॉल्ट करेंगे। आरबीआई ने मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर दिया था कई सारे लोगों के लिए, उनको भी अभी क्रेडिट कार्ड के बिल सभी पेमेंट बाकी हैं बहुत सारों की। तो बैंक्स के पास इतना वेयरगाल नहीं है कि वो खुल के खर्च कर पाए। तो सब्सिडीज की गुंजाइश है आपको इस साल, कुछ एलपीजी सब्सिडी, या फिर अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, डीजल पेट्रोल के दाम की बात करें, मतलब ये सब डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आम आदमी की जेब। तो सब्सिडी रोल आउट आपको एक्सपेक्टेड है इस साल कुछ किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में? देखिए, एनपीए की हालत खराब है, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन आपके जो बड़े बड़े बैंक है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, कंट्री का, देश का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक, और यू टेक एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई इन द प्राइवेट साइड, they still are sitting on a huge amount of cash which they can give out for loans. The only safeguard which government here has to take into consideration is अब नए लोन जो दिए जाएंगे ये बैड लोन्स में टर्न ना हो जाए। और पहले बैड लोन टर्न मिडिल क्लास ने नहीं किया है। हम और आप चाह के भी अपना ईएमआई डिफॉल्ट करने की आप कोशिश कीजिए, आप भाग नहीं सकते हैं। ये होता है एक उस तबके में जो लोग बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस का प्लान देते हैं, कहीं पे किसी तरह से साठगांठ करके लोन्स अप्रूव करा लेते हैं और बाद में बिजनेस को दिवालिया घोषित कर देते हैं, कहते हैं हमारे पास तो बिजनेस ही नहीं है, हम पेमेंट कैसे करें। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे सवाल पूछ के रहा हूं क्योंकि लोन अवेलेबिलिटी ना होना डायरेक्टली लिंक होता है अनएम्प्लॉयमेंट की दर से। क्योंकि जब बिजनेसेस लोन नहीं उठा पाते हैं तो लोगों को निकालना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त 9% है अगर मैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं जी। तो करीब 2 करोड़ का डाटा तो सीएमआई ने पिछले साल ही निकाल दिया था, करीब 2 करोड़ जॉब लॉसेस हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एग्जैक्टली, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की सिर्फ बात कर रहे थे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो हमारे पास अभी नंबर्स है नहीं, पर इससे ज्यादा ही होगा, 3 गुना ज्यादा। 4 करोड़ तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो यूएन के अंदर आता है उसकी रिपोर्ट थी। इनफैक्ट मुझे याद है आशीष जी, हम लोग का जब लॉकडाउन हुआ, हम लोग सब अपने अपने घरों में बैठ करके रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस टाइम हम लोगों ने शुरू किया था पूछना कि भाई कितना एस्टिमेटेड है। उस टाइम तो बहुत बड़े बड़े आंकड़े लग रहे थे कि भाई 69% ऑफ इंडियन कंपनीज आर शटिंग डाउन। अप्रैल जून आते आते कम से कम 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी अटकलें लग रही है। दूसरा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, रोजगार को जनरेट करने के लिए सरकार इस बजट में कुछ स्पेशल पैसा आवंटित करेगी या नहीं करेगी? देखिए, जब रोजगार से लिंक काम आता है तो वहां पे सरकार की मुख्य जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके लिए होता है गरीब, वो एक सर्टेन, वो मिडिल क्लास को नहीं ध्यान में रखते हैं। तो क्या किसानों के लिए और किया जाएगा? आई एम श्योर। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी फार्म लॉज को होल्ड पे रखा हुआ है, आधे घंटे पहले। हाँ जी। हाँ, तो सरकार जो अभी अब तक निचले तबके पे जो ध्यान दे रही थी वो तो करेगी, लेकिन बहुत कुछ निचले तबके के लिए हो चुका है इन द वे ऑफ series of announcements which happened, some done by finance minister herself, some announced by prime minister and various other ministries. So उन organized unorganized sector जो लोअर तबके में आते हैं, मजदूर, लेबर क्लास, आपका छोटे उद्योग करने वाले, रेडी वाले, उन लोगों के लिए बहुत सारे ऑलरेडी रोल आउट हो चुके हैं। उसमें क्या और ऐड करेंगे? हो सकता है कुछ उसको ट्वीक किया जाए बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी। मिडिल क्लास जो हमारा है, जो हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो देश में 8-9 करोड़ के करीब हैं, उनके लिए 2-3 चीजें जरूर की जा सकती हैं अगर सरकार ये गाइडेंस दे। क्रेडिट कार्ड की आपने बात की थी, अगर हिस्ट्री देख के कोई एक स्कीम क्या सरकार ला सकती है जिसमें अगर बिफोर लॉकडाउन अगर क्रेडिट हिस्ट्री ठीक थी किसी कंज्यूमर की, वो रेगुलरली अपने कार्ड के बिल्स दे रहा था, क्या उसको और एग्जम्पशन मिल सकती है पेनल्टी ना लगे हुए? ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है इन थ्योरी। प्रैक्टिकल कितना होगा ये तो 1 फरवरी को पता चलेगा। ऑटो सेक्टर के लिए क्या आपने जैसे बात की थी कार गाड़ी खरीदने के लिए, बिल्कुल कुछ कोई नई कैटेगरी क्या हम टैक्स रिबेट में, पर्सनल इनकम टैक्स में डाल सकते हैं जैसे हाउसिंग के लिए है? बहुत बड़ा कदम होगा अगर ऐसा किया जाता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। कैन इट बी डन? ऑफ कोर्स इट कैन बी डन, एंड इफ इट इज डन then there will be a boost to it, but obviously there will be a flip side। जितना आप exemption देते हैं उसका कहीं ना कहीं हिसाब किताब आगे भी पड़ता है। तो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बहुत टाइट रोप वॉक, और उनकी टाइट रोप हो गई है।
बिकॉज बिफोर कोविड भी इकोनॉमी कंट्री की बहुत अच्छी नहीं थी, विकास दर निरंतर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरते ही जा रही थी और उस समय भी बहुत सारी चीजें थी। तो अभी जो ये रिफॉर्म्स और कितने सेक्टरों में जो चीजें हुई हैं, ये अपने आप सरकार नहीं कर रही है, कुछ कुछ तो अपने आप कर रही है, कुछ IMF के टर्म्स कंडीशंस हैं। अगर मैं आपसे टॉप 3 प्रायोरिटीज पूछूं जो गवर्नमेंट की इस साल हो सकती हैं, as far as मिडिल क्लास या फॉर द मिडिल क्लास जो रोल आउट हो सकता है इस साल, टॉप 3 क्या हो सकती हैं आपके हिसाब से? तो 3 जो प्रमुख बातें मेरे नजर में आती हैं जो की जा सकती हैं बिना ज्यादा मुश्किलों के। पहला तो हाउसिंग, ये एग्जम्पशन लिमिट जो हमारे पर्सनल इनकम टैक्स में दी गई है, इसको अभी के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना क्वांटम हमें नहीं पता, जितना ज्यादा होगा इट्स गोइंग टू हैव अ रिपल इफेक्ट एंड अ पॉजिटिव रिपल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। सेकंड चीज, आप सम सॉर्ट ऑफ unemployment benefits have not been looked into by the government here. वेस्ट में ये बहुत ही कॉमन मॉडल है। क्या सरकार देख सकती है कोई कॉर्पस क्रिएट करके ऑर्गेनाइज सेक्टर में थ्रू इंडस्ट्रीज, थ्रू CIIs, FICCIs एंड इंडस्ट्री बॉडी, कि आप अपने सेक्टर का डेटा देखिए, आप बताइए कितने लोग जो जॉब्स में थे और अब वो नहीं है। कैन वी क्रिएट अ कॉर्पस? इन थ्योरी इट इज पॉसिबल। कैन गवर्नमेंट डू इट? दे कैन, and these will be historic measures if done. They will be very populist and everybody will hail it. Sure. And third है आपको penalty side, जो टैक्स क्लॉजेस में होती है कि आदमी फॉर सम रीजंस EMI डिफॉल्ट करता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे ऑटो लोन हो। मिडिल क्लास इसकी चिंता में ही रहता है सारे टाइम, अगला EMI कैसे दूंगा। क्या पेनल्टी साइड पे कुछ हो सकता है? कोई मोरेटोरियम नया हो सकता है कि हम आने वाले 6 महीने के लिए या आपके 1 साल के लिए अगर आप इतना अमाउंट ऑफ योर EMI दे सकते हैं तो आप पे नहीं लगेगा। फाइनल डिटेल्स कैन इट बी वर्कड आउट? ऑफ कोर्स, वो आप इंडस्ट्री से बात करके, बट hints and policy announcements, can government do? Of course it can do. And exactly, if these 3 steps are taken, then it's going to be not only it could be a historic budget, as historic as the one presented by Dr. Manmohan Singh when India was getting liberalized. So historic it's also budget. An opportunity. Yeah, it's all an opportunity for that. All opportunities. And with this, we also mentioned that Nirmala Sitharaman did mention that इस साल का budget will be unlike 100 years of budget which India has ever seen. So we will see what Ms. Sitharaman has in store for the middle class. Thank you so much. Thank you, Ashish ji, for joining us. We will be coming out with more episodes of the Plan B with various focus on various sectors, and Ashish ji will keep joining us in the future. It's bye-bye for now from the Plan B team.